नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज फ्लैश और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नए संसद भवन में हो सकता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। निर्माणाधीन भवन में हो सकती संसद की पहली बैठक। संसद के दोनों सदनों में होगा राष्ट्रपति का संयुक्त अभिभाषण और संयुक्त अभिभाषण के बाद पुराने संसद भवन में कार्यवाही हो सकती है। दरअसल 31 जनवरी से 10 फरवरी तक बजट सत्र का पहला चरण चलेगा और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण चलेगा। तो क्या नए संसद भवन में दोनों सत्रों का संयुक्त उद्बोधन राष्ट्रपति कर सकते हैं और उसके बाद पुरानी बिल्डिंग में बजट शुरू हो सकता है? इस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और आज से कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर में चुनावी शंखनाद शुरू हो गया है। नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनावी तारीख का ऐलान कर दिया गया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, जबकि नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 2 मार्च को तीनों ही विधानसभा के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि वोटों की गिनती हो जाएगी। तीनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता आज जैसे ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह बताया गया कि तीनों राज्यों में चुनाव कब से है, आचार संहिता लागू हो गई। 60 सीटों वाले तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। भारत म्यांमार सीमा के अंतिम गांव लोंगवा में भी मतदान केंद्र बनाया गया और इस बार कई नवाचार किए गए। वहीं मेघालय विधायकों के धड़ाधड़ इस्तीफे। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनाव तारीखों का ऐलान, लेकिन तारीखों के ऐलान के कुछ देर पहले मेघालय में उठापटक शुरू हो गई। एक कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट मंत्री और रैनीकटोन लिंगदोह खोंगखार, टीएमसी विधायक शीतलांग पाले और कांग्रेस से सस्पेंड चल रहे विधायक मैरिल बॉर्न सीएम और पीटी सामकई, निर्दलीय विधायक लैम्बोर ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले 5 विधायक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी कोरनाड संघवा सरकार की अहम साझीदार पार्टी है, यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि मेघालय में सियासी दांवपेच, पार्टी बदलना, ये सब शुरू हो गया। शिवपाल सिंह यादव, ये नाम यूपी में हर कोई जानता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब एक बड़ा जिम्मा मिलने वाला है? यकीनन ऐसा हो सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द देंगे बड़ी जिम्मेदारी। शिवपाल यादव को बनाया जा सकता है राष्ट्रीय महासचिव। पूर्वांचल को साधने के लिए शिवपाल यादव को लगाया जाएगा। जल्दी शिवपाल यादव को लेकर घोषणा करेंगे अखिलेश। एक दौर हुआ करता था जब चाचा भतीजे की जोड़ी बेहद खास मानी जाती थी और शिवपाल यादव को एक तरीके से मुलायम सिंह यादव के हनुमान के तौर पर सियासत में देखा जाता था। जो मुलायम चाहते थे शिवपाल उसको करते थे, लेकिन जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद से परिवार में दूरी बढ़ी। शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी लेकर चुनाव भी लड़ा, लेकिन मुलायम सिंह जो चाहते थे वो शायद अब हो रहा है। चाचा भतीजे न सिर्फ एक साथ आ रहे हैं, बल्कि चाचा को भतीजा एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है, जिसके जरिए आगामी चुनाव तक सपा को बेहद मजबूत कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने एनडीएमसी को चेतावनी दी है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को चेतावनी दी गई है। 144 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ तो अयस्क परिवहन बंद कर दिया जाएगा। दरअसल बस्तर में लौह अयस्क का उत्पादन करता है एनडीएमसी और लौह अयस्क के परिवहन पर राज्य सरकार लेती है रॉयल्टी। एनडीएमसी पर छत्तीसगढ़ सरकार के 144 करोड़ रुपए बाकी है। भुगतान नहीं होने पर अयस्क परिवहन रोकने की चेतावनी दी गई है और अगर ऐसा होता है तो न सिर्फ एनडीएमसी को नुकसान होगा, बल्कि इससे जुड़ी उन तमाम कंपनियों को नुकसान होगा जो एनडीएमसी के जरिए लौह अयस्क लेते हैं, क्योंकि मामला 144 करोड़ का है। अगर ये भुगतान नहीं हुआ तो अयस्क परिवहन बंद कर दिया जाएगा और ये बस्तर के अंदर है जहां से लौह अयस्क का उत्पादन करता है एनडीएमसी। और अगर उत्पादन रुकेगा, परिवहन रुकेगा तो नुकसान काफी ज्यादा होगा। सरकार के 144 करोड़ रुपए बाकी हैं जो एनडीएमसी नहीं दे रहा और भुगतान नहीं होने पर परिवहन रोकने की चेतावनी
दी गई। अमेठी का जिक्र करते हैं वैसे तो अमेठी की पहचान एक दौर में एक नेता के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब आधुनिक असॉल्ट राइफल्स का उत्पादन यहां शुरू हुआ है। हाल ही में सेना को सौंपी गई AK-203 राइफल्स की पहली खेप अमेठी के कारखानों में बनेगी। 6 लाख से ज्यादा राइफल्स AK-203 के लिए भारत ने रूस के साथ करार किया है। 2021 में हुए थे 5,124 करोड़ रुपए के सौदे पर दस्तखत, और अब जो कारखाना लगा था वहां से उत्पादन शुरू हो चुका है। अमेठी के अंदर यह कारखाना लगा था, असॉल्ट राइफल्स को बनाने का कारखाना। और अच्छी बात यह कि हाल ही में सेना को AK-203 राइफल्स की पहली खेप दे दी गई है, उत्पादन शुरू हो चुका है। और दरअसल अमेठी के कारखाने में 6 लाख से ज्यादा राइफल्स AK-203 बननी है। और यह भारत और रूस के बीच करार 2021 में करार हुआ था, और महज 2 साल के अंदर उत्पादन शुरू हो चुका है। इसमें 5,124 करोड़ रुपए के सौदे पर दस्तखत किए गए थे। साल था 2021। मुश्किल में फंसी विश्व सुंदरी रही ऐश्वर्या राय बच्चन। बकाया टैक्स न भरने के लिए ऐश्वर्या को नोटिस दिया गया है। नासिक के तहसीलदार ने एक्ट्रेस के खिलाफ भेजा है नोटिस। नासिक के सिन्नर के अडवाड़ी इलाके में ऐश्वर्या ने जमीन ली है, और इसी जमीन का 1 साल का 21,960 रुपए टैक्स का बकाया चल रहा है। 1 साल से बकाया टैक्स को लेकर कोई जवाब नहीं आया तो फिर कार्रवाई शुरू कर दी गई। और कार्रवाई किसके खिलाफ? विश्व सुंदरी रही ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ। बकाया टैक्स है नहीं भरा, उनको नोटिस थमा दिया गया, और ये नासिक के तहसीलदार है जिन्होंने उन्हें नोटिस थमाया है। दरअसल नासिक के सिन्नर के अडवाड़ी इलाके में ऐश्वर्या ने जमीन ली, या कहें कि ऐश्वर्या के नाम से जमीन ली, और इसी जमीन पर 1 साल का सिर्फ 21,960 रुपए का टैक्स बकाया है। कमाल की बात यह है कि 1 साल में बकाया टैक्स को लेकर कोई जवाब नहीं आया। अब नोटिस दे दिया गया, हालांकि सच है टैक्स भरा जाएगा। और बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का डाक टिकट। नेहरू की तस्वीर वाला डाक टिकट जारी करेगा श्रीलंका। अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जारी करेगा डाक टिकट। 4 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है श्रीलंका, और ऐसे में जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका डाक टिकट जारी किया जाएगा। और करने वाला है पड़ोसी देश श्रीलंका। जब श्रीलंका अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू के चाचा नेहरू के नाम का डाक टिकट जारी होगा, और ये तारीख होगी 4 फरवरी। और बात करते हैं उस चीन की जो अपने अंदर कुछ छिपा है, जो बताता नहीं, और यही वजह है कि फिर जो खबरें सामने आती हैं वो बेहद डराने वाली है। अब जो खबर है उसके मुताबिक चीन में 5 हफ्तों में 9 लाख मौतें हुई। अंदाजा सरल, यानी कि हर दिन लगभग मान लीजिए 1500 से ज्यादा मौतें हुई हैं। 3000 के आसपास मौतें हर दिन हुई। चीनी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में जिनपिंग सरकार की पोल खुल गई है। पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी के मध्य तक चीन की 64% जनसंख्या कोरोना की चपेट में आ चुकी थी। जू फेंग झांग ने पेकिंग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का दावा किया है। लॉस एंजलिस के फील्डिंग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में महामारी विभाग के अध्यक्ष हैं झांग। और चीन में 21 जनवरी से लूनार न्यू ईयर छुट्टियों की शुरुआत हो रही है। ऐसे में करोड़ों लोग अपने अपने घरों या गृह नगरों की यात्रा करेंगे। ऐसे में चीन में कोरोना महामारी के बेकाबू होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि वैसे भी वहां महामारी बेकाबू ही है। जरा सोचिए, 5 हफ्तों में लगभग 37 दिनों के अंदर वहां 9 लाख मौतें। और ऐसा नहीं है कि चीन बता रहे हैं आंकड़े, वो जितनी कोशिश हो सकती है उतने छुपा रहे हैं आंकड़े। और कोरोना छिपाने के लिए चीन हर हथकंडे को अपना रहा है।
कोरोना महामारी से ड्रैगन की हालत बेहद खराब हो चुकी है और इसको छिपाने के लिए वो नई नई तरकीबें सामने ला रहा है। अब चीन ने जारी किया है ताजा आदेश, जिसमें सभी डॉक्टर्स को सलाह दी गई है। सलाह क्या है, जरा समझिए। सलाह है कि डेथ सर्टिफिकेट में मरीज की मौत का कारण कोरोना लिखा ही ना जाए। अगर मरीज को पहले से कोई बीमारी है तो डेथ सर्टिफिकेट में उस बीमारी को मौत का कारण लिखने के निर्देश दे दिए गए। मरीज की मौत का कारण सिर्फ कोविड है तो डॉक्टर अपने वरिष्ठों से बात करेंगे और उसके बाद दूसरों पर विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी। इसके बाद ही मरीज की मौत का कारण कोरोना लिखा जाएगा। यानी कि जो कोरोना से मरेगा, जो कोरोना से मान लीजिए सही हो गया और कोरोना के पोस्ट सिम्टम की वजह से मरेगा, अब वहां यह पहले तय किया जाएगा कि इस पर कोरोना नहीं लिखना। डॉक्टर कहेगा कि नहीं कोरोना की वजह से ही मरा है, तो कहेंगे कि नहीं, 2 वरिष्ठ अधिकारियों से राय मशवरा कीजिए और उसके बाद लिखा जाएगा। कमाल का देश है जहां बीमारी को खत्म करने पर नहीं बल्कि बीमारी की वजह से जो खत्म हो रहे हैं उनके कारणों को खत्म करने पर अलग अलग निर्देश जारी करता है। और यही वजह है कि चीन में इस वक्त विकास दर 4 दशकों में सबसे खराब है। जो चीन अर्थव्यवस्था की दृष्टि पर पूरे विश्व पटल पर, विश्व वैश्विक मैप पर छाया हुआ था, उसकी हालत बेहद पतला हो चुकी है। चीन में विकास दर 40 वर्षों में सबसे खराब है। 2022 में 3% की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ी है। कोरोना और रियल एस्टेट क्राइसिस इसका एक बड़ा कारण है। चीन में भविष्य के लिए 5.5% की विकास दर का लक्ष्य रखा है और वैश्विक स्तर पर मांग घटने और जीरो कोविड पॉलिसी से अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा गई। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सख्त लॉकडाउन लगाया गया, क्वारंटीन से उत्पादन प्रभावित हो गया। 1976 में माओ जेडोंग की मौत के बाद चीन की विकास दर रही थी 1.6% और विश्व बैंक ने 2023 में चीन के लिए 4.3% की विकास दर का अनुमान लगाया। हालांकि ये विकास दर वो छू भी पाएगा या नहीं छू पाएगा ये बताना मुश्किल है। कारण उसका साफ है कि वो कोरोना को खत्म नहीं कर रहा है बल्कि कोरोना के कारणों को छुपा रहा है। अगर वो कोरोना की सही स्थिति को वैश्विक पटल पर रखे तो विश्व उसकी तैयारी करते हुए उसकी सहायता कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और यही वजह है कि कभी सख्त लॉकडाउन लगाया गया, कभी क्वारंटीन किया गया और इसकी वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ। हालांकि इसके पीछे की एक और वजह है, इसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि अभी तक चीन को वैश्विक स्तर पर द बिगेस्ट सप्लायर के तौर पर देखा जाता था, यानी कि वो देश जहां से पूरे विश्व के अंदर चीजों को सप्लाई किया जाता है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत, अमेरिका जिस तरीके से काम कर रहा है, रूस के साथ जिस तरीके के चीन के संबंध, उसकी वजह से उस उत्पादन में भी कमी आई है और सप्लाई में भी कमी आई है। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी। और बात करते हैं हिंदुस्तान के उस खिलाड़ी की जो शुभ है और जिसने देश का मन मोह लिया है। नाम है शुभमन। धुआंधार फॉर्म में चल रहे क्रिकेटर शुभमन गिल का कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ शुभमन ने जोरदार, शानदार, बेमिसाल दोहरा शतक जड़ा है। और वो कब? जब रोहित शर्मा आउट हो गए, जब विराट कोहली आउट हो गए, जब सूर्य कुमार आउट हो गए, हार्दिक पांड्या आउट हो गए। बड़ी साझेदारी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद एक साइड पर शुभमन गिल खड़े रहे और महज 149 गेंदों में 208 रन की पारी शुभमन ने खेली और हिंदुस्तान के उन 5 खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। इस दौरान जरा समझिए कि किस तरीके से पारी को फॉर्म उन्होंने किया। अपनी पारी में उन्होंने 19 चौके लगाए हैं। पहले पारी को धीरे धीरे एक्सेलरेट किया, कोई भी लूज शॉट नहीं खेला क्योंकि वो जानते थे कि पिच पर विराट नहीं है, पिच पर रोहित शर्मा नहीं है, पिच पर सूर्य कुमार नहीं है और जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इस युवा खिलाड़ी ने पारी को जिस तरीके से फॉर्म किया, अंत में फिर गगनचुंबी छक्के जड़े गए, वो दिखाई दिए। 8 गगनचुंबी छक्के उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाए और देखिए 49वां ओवर
उनको पता था कि उनको पूरी बैटिंग के दौरान किस तरीके से फिनिश करना है। 49वें ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक जड़ा है। अच्छा, इस दौरान आपको यह भी बता दें कि उन्होंने जो 150 का आंकड़ा छुआ, 147 पर शानदार करारा छक्का जड़कर उन्होंने 150 का आंकड़ा छुआ था और 147 से सीधे 153 पर पहुंच गए। दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बने हैं शुभमन। इससे पहले आप सब जानते हैं कौन कौन है। सचिन है, सहवाग है, रोहित है और ईशान है। ये दोहरा शतक लगा चुके हैं। पिछले 16 मुकाबलों में 80 की औसत से 1052 रन शुभमन गिल ने बनाए हैं और वो किसी एक साल में सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए और उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। WFI पर रेसलर दिनेश फोगाट का आरोप और कहा कि नेशनल कैंप में लड़कियों का शोषण होता है। नेशनल कैंप में कुछ कोच शारीरिक शोषण करते हैं और ये बड़ा आरोप है। WFI अध्यक्ष ने लड़कियों का शोषण किया है, निजी जीवन में दखल अंदाजी करते हैं, खिलाड़ियों के साथ मनमानी करते हैं। आरोपों पर अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों के शोषण के आरोप गलत हैं। मैंने किस खिलाड़ी का शोषण किया जिसका आरोप है उसे सामने आना चाहिए। कुछ पहलवान ट्रायल नहीं देना चाहते। वहीं डोपिंग के फेर में फंसी है एथलीट दूती चंद। दरअसल अस्थायी तौर पर नाडा ने निलंबित कर दिया है। दूती चंद का सैंपल पिछले साल 5 दिसंबर को लिया गया था। हालांकि इस दौरान वो किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं थी। उनके सैंपल में प्रतिबंधित पदार्थ पाए जाने के बाद उन्हें निलंबित किया गया। 26 वर्षीय दूती चंद ने 2018 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। राष्ट्रीय 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं दूती, लेकिन अब डोपिंग के फेर में फंसी हुई दिखाई दे रही है। और बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की, जो पंजाब में भारत जोड़ने निकली और पंजाब में कांग्रेस टूट रही है। बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह बादल ने पार्टी छोड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं मनप्रीत सिंह बादल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बठिंडा से चुनाव हारने के बाद विदेश चले गए थे मनप्रीत सिंह। अमरिंदर सिंह राजावड़ी को अध्यक्ष बनाने के बाद से ही वो नाराज चल रहे थे। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मनप्रीत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही युद्ध कर रही है। साल 2021-22 के दौरान 8 राष्ट्रीय पार्टियों की आमदनी 8 पार्टियों ने रसीदों के जरिए प्राप्त किए 3,289 करोड़ रुपए। इनमें सबसे ज्यादा 154% करीब 1917 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस को 545 करोड़ 7 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 541.2 करोड़ रुपए मिले हैं। माकपा को 162.2 करोड़ मिले हैं। राकांपा को मिले हैं 75.8 करोड़ रुपए, जबकि बसपा को भी 34.9 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि भाकपा को मिले हैं 2.8 करोड़। सबसे कम जो पैसा मिला है वो नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी एनपीपी को मिले हैं और ये आंकड़ा है सिर्फ 47 लाख। जोशीमठ त्रासदी के बाद बद्रीनाथ यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं। बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ता है जोशीमठ। जोशीमठ में विश्राम करते हैं हजारों बद्रीनाथ यात्री। राज्य सरकार के मुताबिक यात्रा में कोई रुकावट नहीं। बद्रीनाथ के लिए बाईपास रोड बनाने का काम तेजी से चल रहा है। बाईपास रोड बनने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा और जैसे ये रोड बन जाएगा उसके बाद इस यात्रा में कोई समस्या नहीं। जिस तरीके से जोशीमठ धंस रहा है, वहां जिस तरीके से होटल्स को तोड़ा गया है, जिस तरीके से वहां रह रहे लोगों को उन्हीं के घरों से बाहर निकाला गया क्योंकि वो इलाका अब रहने लायक नहीं बचा, वहां काफी ज्यादा समस्याएं। ऐसे में सवाल बद्रीनाथ धाम की यात्रा को लेकर उठ रहे थे, लेकिन सरकार कह रही है कि उसमें कोई समस्या नहीं है। बाईपास बन रहा है, अगले 3 माह के अंदर बाईपास बन जाएगा और आप सीधा यात्रा के लिए जा सकते हैं।
गणतंत्र दिवस पर वायुसेना दिखाएगी करतब। समारोह के मौके पर कर्तव्य पथ पर 50 विमान हिस्सा लेंगे। इनमें नौसेना का IL-38 भी शामिल होगा, जिसे इस समारोह में पहली और शायद आखिरी बार प्रदर्शित किया जाएगा। दरअसल IL-38 भारतीय नौसेना का एक समुद्री विमान है, जिसने लगभग 42 सालों तक सेवा दी है और इससे अच्छा रिटायरमेंट और क्या हो सकता है कि जिस पथ पर देश की आन बान और शान प्रदर्शित होती हो, उस पथ पर चलते हुए रिटायरमेंट ली जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।